शिक्षक भर्ती की लेवल 1 या लेवल 2 किसी की आप डीवी करवाने जा रहे हैं तो आपको ये जो मैं सारी जो बातें बताने वाला हूँ, चेकलिस्ट को कैसे भरना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं, मैं सारे जो पॉइंट टू पॉइंट जो सारी बातें हैं वो क्लियर करने वाला हूँ, क्योंकि मैं विद डॉक्यूमेंट्स की जो आपके सेट है वो पूरा साथ लेकर आया हूँ, जिसमें स्व घोषणा पत्र है और वो सारी बातें भी हम कंप्लीट इसमें देखने वाले हैं। तो चलिए हम 1 बाय 1 स्टेप्स को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको इस प्रकार से ये चेकलिस्ट है, इसकी प्रिंट को ले लेना है। चेकलिस्ट की जो पीडीएफ है वो मैं अपने जो टेलीग्राम चैनल है एजुकेशन जॉब हेल्पलाइन, वहां पर आपको उपलब्ध करवा दूंगा। तो इस चेकलिस्ट की पीडीएफ को आपको वहां से डाउनलोड करना और उसको सिंपल प्रिंट कर लेना। हम बात कर लेते हैं स्टेप टू स्टेप कि इसको किस प्रकार से आपको फिल करना है। तो सबसे पहले आपका दस्तावेज सत्यापन का जिला, जो भी आपका होम डिस्ट्रिक्ट जो आपने ऑनलाइन फॉर्म भरा उस समय अप्लाई किया, वहां पर आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस है वो होने वाली है और बहुत जल्द आपको जो है मैसेज के द्वारा या फिर अब जो भी मेल आईडी या फिर जो एसएसओ आईडी में आपको शो अप हो जाएगा कि आपका कितने किस डेट को और कहां पर आपके जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाले हैं। तो उस डेट या उस शेड्यूल को, उस दिन को, उस समय में आपको अपने जो सारी घोषणा पत्र और जो मैं प्रोसेस बता रहा हूँ उस अकॉर्डिंग आपको डॉक्यूमेंट्स के सेट तैयार करके और अपने जो विद ये चेकलिस्ट वगैरह सारी अटैच करके और वहां पर आपको रिपोर्ट करना होगा। किन किन बातों का मोस्टली ध्यान रखना, वो सारी बातें मैं इस फॉर्म के साथ साथ जैसे जैसे आती जाएगी मैं वैसे वैसे बताता जाऊंगा, क्योंकि वीडियो तो थोड़ा लंबा बनेगा लेकिन सारी बातें मैं कंप्लीट इसमें क्लियर करूंगा। तो सबसे पहले आपका जिले का, आप जो हमें डीवी हो रही है वो जिला लिख देंगे, अभ्यर्थी का रोल नंबर, आपके जो रोल नंबर आपने जो तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती की जो मेंस का एग्जाम दिया वो वाले रोल नंबर आपको यहाँ पर लिख देना। आपके इस पद के लिए लेवल प्रथम है, सामान्य है या विशेष है, लेवल द्वितीय है। अगर आप लेवल द्वितीय है यहाँ पर आप अपने विषय का नाम लिखेंगे, सामान्य या विशेष शिक्षा है तो वो उस अकॉर्डिंग आप इसको फिल कर देंगे। टीएसपी नॉन टीएसपी की सूचना फिल करेंगे। आपके जो आधार नंबर है, आपके जो आधार कार्ड नंबर है वो यहाँ पर लिखेंगे। आपने फॉर्म भरा था जो रिट मेंस का, उसके आवेदन क्रमांक लिखेंगे। आपको नहीं बताएं एसएसओ आईडी से मिल जाएंगे और आवेदन की आपको आवेदन की जो पीडीएफ प्रिंट है वो उसकी भी आगे जरूरत पड़ने वाली है, तो वो आपको तो प्रिंट वैसे भी करनी होगी और उस पीडीएफ पर भी देख के आप लिख सकते हैं। पिता का नाम, माता का, अभ्यर्थी का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि, आपकी कौन सी वर्ग है, कौन सी कैटेगरी है, जो भी कैटेगरी है उसके ऊपर टिक कर देना है। विशेष श्रेणी अगर आप पे लागू होती है टिक करेंगे, नहीं लागू होती तो आप इसको खाली छोड़ दीजिएगा। आपका लिंक्ड इन्फॉर्मेशन आपको देनी है, पुरुष महिला मेल फीमेल जो चाहे आप लिख सकते हैं। जमा आवेदन शुल्क की राशि, पहले क्या होता ऑफलाइन पोस्टल ऑर्डर मंगवाए जाते थे, जैसे अब की बार जैसे अपने 100 रुपये ऑनलाइन जमा कर दिए, तो मुझे नहीं लगता इस बार इस कॉलम की कोई सार्थकता उपयोगी रहेगा, या फिर जो 2.5 लाख से कम आय वाले जो स्टूडेंट्स होते थे उनके लिए जरूर रहेगा कि उन्होंने 2.5 लाख से कम जैसे कम आय भरी और वो अगर आय प्रमाण पत्र नहीं पेश कर पाते तो उनको जो डिफरेंस राशि है उसका पोस्टल ऑर्डर साथ में संलग्न करना होता है, तो वो उनकी जिसके भी लागू होगा वो रहेगा। एक बार आप इसको खाली छोड़ दीजिएगा, वहां पर जाइएगा, अगर आपकी ये चीज लागू होती है तो आप भर दीजिएगा, बाकी कोई इश्यू नहीं, आप इसको खाली छोड़ सकते हैं, इसमें ज्यादा लोड लेने वाली बात नहीं है। अब हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की। तो जैसे सबसे पहले मैंने आपको बता दिया 2 सेट तो आपको फोटोकॉपी के तैयार करने, 2 सेट तो आपके जमा होंगे ही, एक आपको अतिरिक्त सेट तैयार करना जो आपके पास पड़ा रहेगा और सभी ओरिजिनल दस्तावेज आपको साथ वहां पर रखने होंगे, चाहे डिग्री है चाहे सर्टिफिकेट है, डिग्री नहीं आई है तो प्रोविजनल ले आओ, मार्कशीट है वो सारी आपको यूनिवर्सिटी से भी कहीं से भी लेकिन लेके आ जाइए। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की 100% जरूरत रहेगी, कोई भी डॉक्यूमेंट्स में आप विदाउट ओरिजिनल आपका काम नहीं होने वाला है, क्योंकि वो सारी चीजें देख देख के उसको एक एक डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करेंगे, इसी को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बोला जाता है। अब हम बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स का क्रम क्या रहेगा। तो जो आपको सेट तैयार करने हैं उसमें सबसे पहले तो आपको ये जो चेकलिस्ट है इसको प्रिंट निकलवा लेना। ये जो चेकलिस्ट है मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा, इसकी जो पीडीएफ है इस पूरी चेकलिस्ट को आपको क्या करना है, इसको प्रिंट कर लेना। कहां तक प्रिंट करना है, ये पूरी यहां तक आपकी जो टिप्पणी वाली जो डिटेल्स है वहां तक आपको इसको प्रिंट कर लेना है। और सबसे पहले आपका जो सेट तैयार होगा डॉक्यूमेंट्स में सबसे ऊपर तो आपका ये चेकलिस्ट रहने वाली है। चेकलिस्ट भाग प्रथम ये रहेगा जो आपका एक सेट तैयार होगा उसमें, और उसके बाद फिर ये जो डॉक्यूमेंट्स की मैं क्रम बता रहा हूं उस अकॉर्डिंग उनके पीछे पीछे डॉक्यूमेंट अटैच होते जाएंगे, जिस प्रकार से पूरे घोषणा पत्र वगैरह और जो आपकी मार्कशीटें हैं और आपकी डिग्रीज हैं सारे डॉक्यूमेंट्स में बता रहा हूं उस क्रम अनुसार रहेंगे, लेकिन सबसे ऊपर आपकी चेकलिस्ट रहने वाली है। अब चेकलिस्ट में अगर आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको 5 कॉलम दिख रहे हैं। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर संलग्न संख्या भरनी है, स्वप्रमाणित आपको अगर अटैच कर रहे हैं हाँ करके और उसको सेल्फ अटेस्टेड करना है। जो भी डॉक्यूमेंट्स की आप फोटोकॉपी लगा रहे हैं एक बात आप ध्यान रखिएगा, डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी है उसके सबसे नीचे जहां पर भी जगह हो आपको सेल्फ अटेस्टेड खुद के सिग्नेचर करके स्व सत्यापित जरूर करना है। अगर नहीं करेंगे तो वो वहां पर भी करवा देंगे, लेकिन आपको ये पेज पहले से करके जानिए ताकि आपको वहां पर कोई तकलीफ ना हो। और जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेगा उसको भी लगेगा हाँ बिल्कुल सारा काम रेडी है और वो फटाफट आपको चेक वगैरह करके और आप भी बहुत जल्दी और आपका काम बहुत आसानी से हो जाएगा। संलग्न संख्या इस प्रकार से ये सारी डिटेल्स मैंने बता दी। इन कॉलम में आपको हाथ नहीं करना, ये मूल दस्तावेज से मिलान, ये जो विक्षक हो जो भी जो वेरिफिकेशन करेगा जो वहां टीम बैठेगी उनके काम का, ये आपके काम का नहीं है। इसको खाली छोड़ना, इसको खाली छोड़ना, ये उनके सिग्नेचर होंगे, यहाँ पर आपके खुद के सिग्नेचर नहीं हो रहे हैं। जो वेरीफाई करेगा वो सिग्नेचर करेगा, सही है हाँ कर देंगे, नहीं वो सारे वो उनके ऊपर ही है, आपको कुछ नहीं करना, आपको केवल इन 2 कॉलम का काम है। अब अपन समझते हैं 1 बाय 1 सारी चीजों को लेते हैं।
ऑनलाइन आवेदन की प्रति, आपने जो फॉर्म भरा, जब भी आपने रिट मेंस के लिए अप्लाई किया था उस समय आपकी एक ऑनलाइन आवेदन की प्रिंट आई होगी। आप देख पा रहे हैं इस प्रकार से जो ये ऑनलाइन रिक्रूटमेंट पोर्टल पर एसएसओ आईडी के थ्रू आपके जो फॉर्म भरा है वहां पर भी आपको मिल जाएगा। तो इसके ऊपर सबसे पहले आपका क्या है, यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन की प्रति आपका संलग्नक संख्या 1 रहेगी और स्वप्रमाणित। हाँ, तो आपको यहाँ पर 1 नंबर के ऊपर मार्किंग कर लेनी है। और सबसे पहले चेकलिस्ट के बाद आपके जो ये ऑनलाइन फॉर्म जो भरा था रिट मेंस के लिए वो आपको यहाँ पर अटैच कर देना है। तो सबसे पहले तो चेकलिस्ट आ गई, चेकलिस्ट के बाद ये जो आपका मैं रिट मेंस वाला फॉर्म था वो साथ में आपको अटैच कर देना और हाँ लिख देना है। उसके बाद आ जाएगा विस्तृत आवेदन की प्रति, जो आप फॉर्म भर रहे हैं विस्तृत आवेदन, अभी अटेस्टेशन फॉर्म, स्क्रूटनी फॉर्म, बहुत ज्यादा आपको सभी को टेंशन थी, हमने भी वीडियो बनाए और आप सभी ने अच्छे से भर दिया होगा। 30 तारीख लास्ट डेट है, तो उसकी जो प्रिंट आई है तो स्क्रूटनी फॉर्म प्लस उसके साथ जो अटेस्टेशन फॉर्म आपके जो प्रिंट में तो खाली आ रहा है, लेकिन आपने जो अटेस्टेशन फॉर्म स्क्रूटनी फॉर्म जब आपने भरा उस समय आपने अपलोड किया तो उसमें क्या किया होगा, आपने फर्स्ट ग्रेड के सिग्नेचर करवा के जो अटेस्टेशन फॉर्म जो भरा हुआ अटेस्टेशन फॉर्म है उसको अपलोड किया था। तो वो अभी आपके हार्ड कॉपी आपके पास ही है, तो उसको क्या करना है, एक कॉपी तो ओरिजिनल लगा देनी है, स्क्रूटनी फॉर्म प्लस अटेस्टेशन फॉर्म साथ ही अटैच कर देना, उनका संलग्नक संख्या 2 रहेगा और उनके ऊपर हाँ लिख देना है। और एक अटेस्टेशन फॉर्म की और फोटोकॉपी करवा लीजिएगा ताकि जो दूसरा सेट आप बना रहे हैं उसमें भी अटैच कर सके। तो स्क्रूटनी सबसे पहले ऑनलाइन फॉर्म आ गया, उसके बाद स्क्रूटनी वाला फॉर्म आ गया जो विस्तृत आवेदन आपने भरा, और उसके साथ ही अटेस्टेशन फॉर्म भी यहीं पर आपको अटैच कर लेना है। उसके बाद आपके आधार कार्ड की फोटोकॉपी जाएगी जिसको आपको सेल्फ अटेस्टेड करना है। उसके बाद 10 की मार्कशीट आ जाएगी। 10 की मार्कशीट सर्टिफिकेट मिक्स में है तो अच्छी बात है, अलग अलग है तो भी आपको दोनों पे 4-4 क्रमांक ही रहेगा। 10th के लिए आप 2 क्रमांक नहीं करेंगे, एक ही क्रमांक रहेगा आपका 4 नंबर और उसको हाँ लिख देना है। 12th का आपका यहाँ पर आ गया, 12th में अगर अंक तालिका प्रमाण पत्र दोनों को साथ ही अटैच कर लेना, एक में है तो एक अटैच हो जाएगा, अलग अलग है दोनों को साथ अटैच करेंगे और यहाँ पर 5 क्रमांक लिख के और हाँ कर देंगे। उसके बाद उच्च माध्यमिक परीक्षा के पूर्णांक प्राप्तांक प्रतिशत और 5 नंबर हाँ, क्योंकि यहाँ पर ये जो पूर्णांक प्राप्तांक प्रतिशत लिख रहे हैं आप 12th के, वो आप कहाँ से उसको जो जो चेक करेगा डॉक्यूमेंट्स वाला वो कहाँ से वेरीफाई करेगा, तो उसको 5 नंबर संलग्नक पर जाएगा और उसको 12th की मार्कशीट मिल जाएगी जिसको वो वेरीफाई कर सकता है और यहाँ पर अपनी टिप्पणी वो लगा देगा। तो ये सारे जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाली टीम है उनकी सुविधा के लिए बहुत सारी चीजें की गई हैं, तो आपको अच्छे से फिल करके ले जानी ताकि वो आराम से सारी चीजें कर सके। और एक और बात बता देना चाहता हूं, जैसे मैंने यहाँ पर स्नातक की 3 अंक तालिका प्लस डिग्री, अब जिसने ग्रेजुएशन कर रखी है वो तो करेगा, नहीं कर रखी है तो यहाँ पर सिंपल लागू नहीं लिख लो और उसके बाद यहाँ पर डैश लगा लो। जो चीजें आप पे लागू है वही आपको डॉक्यूमेंट्स करने हैं। ऐसा नहीं है कि ये पूरी कितने 40 प्लस डॉक्यूमेंट्स की चेकलिस्ट है तो सारे डॉक्यूमेंट्स तो आपके लागू नहीं होंगे। जो बातें आप पे लागू है वो डॉक्यूमेंट्स आपको साथ में लगाने हैं और वही चीजें फिल करनी है, बाकी आप सीधा डैश करके या खाली छोड़ सकते हैं। जैसे यहाँ पर स्नातक की मार्कशीट, अब जैसे यहाँ पर इसने ग्रेजुएशन कर रखी, स्नातक में भी आपको फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर तीनों की अंक तालिका प्लस उसकी डिग्री आपको साथ में लगानी है। चारों का जो संलग्नक रहेगा वो 6 ही रहेगा और आपको यहाँ पर हाँ लिख लेना है। आपके स्नातक में तीनों ईयर का जो फाइनल की मार्कशीट में जो पूर्णांक प्राप्तांक जो प्रतिशत है फाइनल वाला तीनों ईयर का टोटल समेकित उसको लिखेंगे और 6 करके फिर हाँ इसको कर देंगे। तो ये आपका ग्रेजुएशन है तो कर देंगे, नहीं है तो फिर आप लागू नहीं वाला प्रोसेस फॉलो करिए और उसको आप आगे बढ़ सकते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पर ये आगे हम यहाँ पर क्या करना है, ग्रेजुएशन के विषय लिख लेना है, जो भी आपके ऐच्छिक विषय रहे, ऑप्शनल सब्जेक्ट रहे वो आपको लिख लेना है। बाकी संलग्नक 6 और वही रहेगा, ग्रेजुएशन का वही चल रहा है। अगर आपने MSc वगैरह कर रखी है, अगर डॉक्यूमेंट्स में आपने शो किए तो वो आपको भर देनी है, लागू नहीं। यहाँ पर जिसके नहीं है उसके लागू नहीं है, उसको अटैच कर लेना है। उसके बाद आ जाते हैं अध्यापक लेवल प्रथम, DLED है तो अब आपको यहाँ पर फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर दोनों मार्कशीट प्लस DLED का डिप्लोमा है वो साथ में अटैच कर लेना है और यहाँ पर संलग्नक संख्या 7 आ जाएगा और आपको हाँ लिख लेना है और ये नॉर्मली लागू होगा। BEd वालों के लिए नीचे आ रहा है, बाकी DLED है लेवल 1 तो उनको यहाँ पर अटैच कर लेना। ये जो क्रम रहेगा, ये जो क्रम है उसी क्रम के अकॉर्डिंग डॉक्यूमेंट्स आपके सारे लगाने हैं, एक के बाद एक यही क्रम रहेगा। उसके बाद आपका आर्ट का सर्टिफिकेट 2021 है 21 पे, 22 है तो 22 पे जो भी है उसको राइट करो, उसकी कॉपी 8 नंबर पे और हाँ हो जाएगा। लेवल प्रथम जो आपने दोनों उत्तीर्ण किए उसकी लेवल प्रथम के मार्क्स हैं। अब ये तीनों क्या है, आपके जो अध्यापक पात्रता परीक्षा थी उसी के कॉलम है, तो ये तीनों का आपका एक ही संलग्नक आ रहा है और उसी से वेरीफाई वो कर लेगा। उसके बाद अगर आप लेवल द्वितीय में है, ये तो लेवल प्रथम का था, लेवल द्वितीय में है तो आपको भाषा प्रथम भाषा द्वितीय लिखनी है और उसको लिख देना। अगर प्रथम वाला है तो उसके लागू नहीं आ जाएगा। जो डिटेल्स आप पे लागू हो रही है वो आपको लगानी है। ऐसी बात नहीं है कि कुछ थोड़ा दिमाग अपना भी लगाना है कि चलो सर ने वीडियो में बता दिया तो सारी चीजें यही फॉलो करनी है, मेरे तो नहीं, अरे भैया मेरे को बहुत ज्यादा टेंशन हो गई। इस प्रकार से बिल्कुल ही मतलब जो छोटी छोटी बड़प्पन वाली बातों में लेके ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। बिल्कुल आप जो बातें आप पे लागू हो रही है, जो आपकी परिस्थिति अकॉर्डिंग है वो उसको आपको उसको फॉलो करना है। दूसरी बात, आप जैसे यहाँ पर अध्यापक लेवल प्रथम सामान्य शिक्षा DLED BLED में प्रवेश तिथि, अब जैसे लेवल 1 में आपकी जो BEd एग्जाम में आपने DLED किया, कॉलेज में एडमिशन की डेट है वो लिखनी है और कॉलेज एडमिशन का आपको प्रूफ देना होगा।
चाहे आपकी काउंसलिंग स्लिप हो या फिर आपने जो एडमिशन लिया था एडमिशन की स्लिप उस समय कई बार कॉलेजों द्वारा दी जाती है, तो उसमें कॉलेज की सील लगी हुई होनी चाहिए और वो आपको विद प्रूफ आपको यहाँ पर 9 नंबर लिख के और उसको अटैच करना है और उसकी फोटोकॉपियां हैं दूसरे सेट में फोटोकॉपी, और बाकी फोटोकॉपी सारी लगानी, ओरिजिनल आपके पास ही रखिएगा, आप ओरिजिनल इसमें अटैचमेंट कर लीजिएगा, वो वेरीफाई कर लेंगे और उसके बाद आपको वापस दे देंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर लेवल प्रथम विशेष शिक्षा वाले, तो जो विशेष वाले हैं उनके लिए रह जाएगा। उसके बाद लेवल द्वितीय वाले आ गए तो उनकी आ जाएंगी, उनके कॉलेज की प्रवेश स्थिति है, तो जो जो चीजें आप पे लागू होती है वो आपको आराम से और ध्यान से इसमें फिल करनी है और आपको ये सारी चीजें आपको फॉलो करनी है। ये सारे विशेष शिक्षा के कॉलम है। अब जो विशेष शिक्षा में जैसे स्पेशल बीएसटीसी या फिर डीएलएड या आपने बीएड कर रखी है तो आपको आरसीआई का पंजीकरण होना चाहिए, तो जो आरसीआई का पंजीकरण प्रमाण पत्र है जो आपकी कॉलेज का वो आपको यहाँ पर अटैच करना है। उसके बाद मूल निवास प्रमाण पत्र जो ऑल ओवर राजस्थान के कैंडिडेट सभी को अपना मूल निवास प्रमाण पत्र देना होगा। अगर आप राजस्थान के मूल निवासी तो देंगे, अदर हैं तो आपको यहाँ पर लागू नहीं हो जाएगा। तो मूल निवास प्रमाण पत्र है आपको वो देना है और बाकी अदर स्टेट जो भी है आपका मूल निवास आपको यहाँ पर अटैच करना है। दूसरा जो 26 नंबर कॉलम है वो टीएसपी क्षेत्र के आवेदकों के लिए उनका जो है विशेष मूल निवास प्रमाण पत्र है उनको अटैच करना होगा, उनका क्रमांक आ जाएगा और ये लिख देंगे। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम में आपको ईडब्ल्यूएस का जो सर्टिफिकेट है वो आपको अटैच करना है, तो आप अगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में है तो आपको अटैच करना है, नहीं है तो आपका लागू नहीं आ जाएगा। 11 नंबर, और ईडब्ल्यूएस अगर आपका 1 साल उसी साल का उसी वित्त वर्ष का बना हुआ, जैसे आपके फॉर्म भरने की लास्ट डेट 19 जनवरी 2023 थी, तो अगर आपका 22-23 21-22 की जो आय के अकॉर्डिंग 22-23 का जो ईडब्ल्यूएस बना हुआ है वो है, उसके पहले है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर पुराना है, अगर नहीं है आपका, अगर पुराने वाला है मान लो, तो क्योंकि ईडब्ल्यूएस को आप रिन्यूअल कर सकते हैं 3 साल, तो क्या करना होता है, शपथ पत्र लगाना होता है। तो जो ईडब्ल्यूएस का जो शपथ पत्र है वो भी मैं आपको आगे शो ऑफ कर दूंगा। जैसे आपका क्या है अंतिम तिथि पश्चात वाला, ये रहा शपथ पत्र, और एक और शपथ पत्र है जैसे ये वाला। तो आप जैसे मान लो आपका ईडब्ल्यूएस क्या है, आपने अंतिम तिथि के बाद जो वैधता है तो शपथ पत्र था, तो अगर आपका जो वित्त पहले के फाइनेंशियल ईयर का अगर ईडब्ल्यूएस है तो इसको आप लगा सकते हैं और ऐसा ऐसे 3 साल तक आपका हो सकता है। इसमें क्या करना है, सिंपली नोटरी करवाना होता है और आपको ये सारे डिटेल्स टाइप करके जन आधार कार्ड संख्या वित्त वर्ष और उसको सिग्नेचर कर सकते हैं और आपको ये शपथ पत्र आपका साथ में लग जाएगा। अगर आपका 1 वर्ष से ज्यादा पुराना का अगर ईडब्ल्यूएस है तब की बात है। और ये जो शपथ पत्र है वो किनके लगेगा, जैसे आपका ओबीसी ईडब्ल्यूएस या फिर जो आपके कैटेगरी का सर्टिफिकेट है वो आपके अंतिम तिथि के पश्चात का है, तो आपको इस प्रकार से ये जो शपथ पत्र है, मैंने सारी जो पीडीएफ है सारे मैंने टेलीग्राम पर उपलब्ध करवा रखी है, तो इनको क्या करना है, स्टाम्प पर टाइप करवा लेना और उसको नोटरी अटेस्टेड आपको करवा लेना सिंपली, और ये सारी पीडीएफ भी मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा। इसके लिए आपको ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये कुछ जो शपथ पत्र की जो महत्वपूर्ण बात है वो भी मैं आपसे शेयर साथ में करता हुआ जा रहा हूं। तो ये बात होगी, अगर ईडब्ल्यूएस अगर आपका पहले वाला पुराना है तो आपको शपथ पत्र लगाना है तो वो भी साथ में ही अटैच कर देना और दोनों का क्रमांक 11 ही रहेगा। उसके बाद आपका जाति प्रमाण पत्र अगर आप पे है, ईडब्ल्यूएस का जाति नहीं लगेगा, अन्य पिछड़ा वर्ग एसबीसी एससी एसटी का है तो वो आपको यहाँ पर अटैच कर लेना। वेद अवधि का, अगर वेद अवधि का नहीं है, थोड़ा लेट मतलब आपने बाद में बनाया, या फिर तो एक ओबीसी का भी इसी प्रकार का, जैसे ये ईडब्ल्यूएस का फॉर्मेट है ऐसा एक ओबीसी का भी फॉर्मेट है जो मैंने अपने टेलीग्राम पर आपको उपलब्ध करवा रखा है, तो उसको उस फॉर्मेट को भी आपको साथ में लगा देना है। तो जो जो बातें आप पे लागू हो रही है उस अकॉर्डिंग आपको फॉलो करना है। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के पास आवेदन की अंतिम तिथि के पश्चात का है, तो मान लो अंतिम तिथि के पश्चात वाला ये रहा, जैसे यहाँ पर जो मैं कह रहा था कि जो अंतिम तिथि अपने 19 जनवरी 2023 थी, तो उसके बाद अगर मान लो आपने कास्ट सर्टिफिकेट तैयार करवाया है तो ओबीसी या ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट तो आपको इस पे करवा के और नोटरी करवा के साथ में ले जाना है और इसको यहाँ पर आपको अटैच करना है और यहाँ पर आपका संलग्नक संख्या आ जाएगी और ये शपथ पत्र आपको नोटरी करवा के स्टाम्प पर अटैच करना है। उसके बाद हम आगे और बढ़ते हैं, चले जो स्व घोषणा पत्र जो है आपको लगाना है। अब एक ये स्व घोषणा पत्र के लिए बहुत ज्यादा कंफ्यूजन चल रहा है। एक तो स्व घोषणा पत्र क्या है, कई प्रकार के स्व घोषणा पत्र आपको देखने को मिल रहे हैं, इसलिए आप सभी के कंफ्यूजन से, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर क्लियर कर देना चाहता हूँ। जैसे स्व घोषणा पत्र एक तो क्या है, जो विज्ञप्ति में जो आपको अवेलेबल करवा दिया गया था, तो इस प्रकार से ये जो एक प्रकार का एक पेज का स्व घोषणा पत्र है जिसमें जो जो बातें आप पर लागू होती है आप इसको राइट कर सकते हैं और यहाँ पर सिंपली आपको साइन कर लेने और अपने खुद के हस्ताक्षर करके इसको सत्यापित कर लेना है। स्टाम्प वाले जो घोषणा पत्र हैं, ये जो अंतिम तिथि वाला घोषणा पत्र की बात अलग है, ये जो है अगर आपको ओबीसी ईडब्ल्यूएस आवेदन की अंतिम तिथि पश्चात का बना हुआ है तो ये आपको स्टाम्प पर बनवाना है और नोटरी भी करवाना है, इसकी बात अलग है। लेकिन ये जो सिंपल स्व घोषणा पत्र हैं, जो धूम्रपान वाले हैं, दहेज वाले हैं, उनमें आपको कहीं भी सादे पेज पर प्रिंट लीजिए, उनमें जो जो डिटेल्स भरनी है आपके जो जैसे भरी हुई है और सिंपली आप साइन करके अटैच कर सकते हैं। अब इसमें बात यह है कि अगर मान लो आप चाहें तो एक पेज वाला स्व घोषणा पत्र भी लगा सकते हैं जो विज्ञप्ति में दिया गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी चल जाएगा, पिछली बार भी चले थे। या फिर चाहते हैं कि आप सारे स्व घोषणा पत्र अलग अलग लगाने, जैसे ये दहेज नहीं लेने संबंधी, शैक्षिक प्रोशैक्षिक आपराधिक रिकॉर्ड, ये सारे मैंने अपने टेलीग्राम पर उपलब्ध करवा रखे हैं। तो इनको क्या करना है, आपको सिंपल A4 साइज पेपर पर प्रिंट ले लीजिए, आपका नाम, आपके जो पिता का नाम, आपके जो जो डिटेल्स है, विवाहित अविवाहित जो भी आप
आप डिटेल से उनको भर दीजिए, सिंपल साइन कर लीजिए और उनको अटैच कर लीजिए। आप चाहें तो ये अलग अलग वाले भी ले सकते हैं, सारे अपने एजुकेशन जॉब प्लान टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ मैंने उपलब्ध करवा रखी है, या फिर आप चाहें तो ये सिंगल फ्रेम वाला भी ले सकते हैं। लेकिन अगर आप सिंगल पेपर ले रहे हैं तो आप जो संलग्न संख्या भरेंगे वो जैसे आपकी 12 आ रही है, अब आपने ये सारे शपथ पत्र इसी में ले लिए, तो आप जो आगे जो स्वघोषणा पत्र के जो ऑप्शन आएंगे उसमें भी आप अगर 12 भरेंगे, जैसे संतान संबंधी स्वघोषणा, मान लो आपने एक ही लिया तो अब आपने पीछे तो 12, तो क्रमांक तो अलग अलग होंगे नहीं। पिछली बार क्या था कि सबके लास्ट में दे रखे थे तो वो एक संलग्न लग रहा था, बेहतर था। तो अब अंतिम में अगर मेरे सुझाव की बात करेंगे तो आपको मैं सजेशन करना चाहूंगा, आप अलग अलग ये जो घोषणा पत्र है, उनके जो स्वघोषणा पत्र है, इनकी प्रिंट ले सकते हैं और संलग्न संख्या आपकी, ताकि व्यवस्थित जम सकेगी। बाकी क्या होगा, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाली टीम है, जैसे आपने 12 नंबर पे यहाँ किया घोषणा पत्र, अब उसको संतान संबंधी देखना है तो वो वापस पीछे जाएगा और 12 नंबर पे जाएगा, फिर 12 नंबर पे इसको ढूंढेगा और उसको चेक करेगा, तो उसको कहीं ना कहीं जो डीवी करेगा उस टीम को असुविधा होगी। तो इसके लिए आप चाहें तो ये अलग अलग वाले प्रिंट ले लीजिए और उनमें अटैच कर दीजिए और उनका जो क्रम बन रहा है उसी हिसाब से आप इनको अटैच करके लगा सकते हैं। ये दोनों में से, और ये चाहे तो आप अलग अलग वाला प्रिंट करवा लीजिएगा सादे पेपर पर, इनको स्टाम्प पर करवाने की या नोटरी करवाने की कहीं कोई आवश्यकता नहीं है, ये बात आप समझ लीजिएगा। फिर भी आप अगर नोटरी करवाते हैं, स्टाम्प पर लेते हैं, तो फिर आपके पास पैसे बहुत ज्यादा है, तो वो फिर आप कर सकते हैं। बाकी मैंने जो बातें थी वो आपको बता दी। अगर एक पेज वाला अगर आप घोषणा पत्र ले रहे हैं तो फिर आपको क्या करना होगा, संलग्न क्रमांक एक समान रहेंगे। अगर अलग ले रहे हैं तो फिर आपका संतान संबंधी वाले पे 13 आ जाएगा, विवाहित नहीं दहेज नहीं वाले पे 13 आ जाएगा, 14 आ जाएगा, तो उस अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अगर एक ले रहे हैं तो सब में समान आएगा, अलग अलग ले रहे हैं तो जिस क्रम में आपके आ रहे हैं उसी क्रम को आप लगा सकते हैं। और मेरा सुझाव है आप घोषणा पत्र को अलग अलग लीजिएगा, मैंने सारी टेलीग्राम पर पीडीएफ उपलब्ध करवा रखी है, इजी वे में प्रिंट लेके आप सारा काम कर सकते हैं। भूतपूर्व सैनिक, उत्कृष्ट खिलाड़ी, दिव्यांग, जो भी आप पे लागू है वो सारी आपको कर लेनी है। आपराधिक प्रकरण न होने वाला, ये सारी चीजें हैं और ये सारी मैंने आपको बता दी। अब ये जैसे आपको जो राजकीय सेवा में अगर आप पहले से राजस्थान पुलिस एलडीसी वगैरह में है तो आपको एनओसी अटैच करनी है, तो वो आप यहाँ पर लगाएंगे। अब यहाँ पर आ जाते हैं, आवेदन में 2.5 लाख रुपए से कम आएगी अगर आपने यस किया था, मान लो फीस में छूट ली थी उस समय, तो जैसे क्या होता है 2.5 लाख से कम आय भरते हैं राजस्थान सरकार के नियमानुसार आपको फीस में क्या मिलती है, छूट मिलती है। तो जितनी छूट ली, अगर आपको उस समय आय प्रमाण पत्र है तो आपको छूट मिल जाएगी, और वो अगर आय प्रमाण पत्र है तो उसको आपको यहाँ पर अटैच करना है, उसके संलग्न संख्या लिख के अटैच कर देना है। अगर आपके पास आय प्रमाण पत्र नहीं है तो जितनी फीस आपकी कम हुई थी, ये समझ लीजिएगा, फीस जितनी कम हुई थी उतने का आपको साथ में पोस्टल ऑर्डर ले जाना, पोस्टल ऑर्डर आपसे लगवा लिया जाएगा और वो आपको वहां पर बता देंगे और पोस्टल ऑर्डर आपको साथ में अटैच करना है। तो अगर 2.5 लाख से कम आय में अगर आपने फॉर्म भरा उस समय यस किया और फीस में छूट ली है तो आपको 2.5 लाख से कम का आय प्रमाण पत्र तैयार करके साथ में ले जाना है। अगर नहीं ले जाते हैं तो कोई पहाड़ नहीं टूटने वाला, फिर आपको पोस्टल ऑर्डर साथ में लगाना होगा। जितनी फीस का आपने लाभ लिया उतने पोस्टल ऑर्डर आप साथ में अटैच कर सकते हो, और जो फर्स्ट में ये जो आवेदन शुल्क था वहां पर भी आपको शो अप कर सकते हो। तो ये सारी चीजें हैं। बाकी अगर आप चाहें तो 2.5 लाख से कम का आय प्रमाण पत्र ये कोई टेंशन ही नहीं रहेगी अगर यस किया है तो। शैक्षिक प्रशैक्षिक योग्यता के संबंध में स्वघोषणा, ये सारी स्वघोषणा आ गई। उसके बाद अंतिम शिक्षण संस्थान द्वारा चरित्र प्रमाण पत्र, जो आपने लास्ट कॉलेज जहां से की थी उनका जो है चरित्र प्रमाण पत्र भी आपको इसमें अटैच करना होगा। अगर आपने जो भी रेगुलर जो की है, डिग्री या डिप्लोमा जो भी आपने किया, वहां का अंतिम शिक्षण संस्था का चरित्र प्रमाण पत्र आपको अटैच करना है। टोटल संख्या आ जाएगी, उसके बाद आपके स्थान, दिनांक, मोबाइल नंबर आप भर सकते हैं, क्योंकि यहाँ मोबाइल नंबर भरेंगे। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कुछ कमी वगैरह रही तो वो सीधा आपको इसी नंबर पर कॉल करके सूचना देंगे, क्योंकि 2-4 दिन तक तो ये सारी चीजें प्रोसेस चलने वाली है, तो आपको सारी सूचना मिल सकेगी। आपके साइन, आपका हस्ताक्षर, सिग्नेचर, आपके ये सारे नॉर्मल से डिटेल्स हैं, इसको अच्छे से फिल कर देना है। लास्ट वाले पेज पर आपको कोई डिटेल्स फिल नहीं करनी है, वो केवल आप नाम और अपना पिता का नाम वगैरह फिल कर सकते हैं। बाकी सभी उन्हीं के हस्ताक्षर करेंगे और वही सारे डिटेल्स इसमें लिखेंगे। ये सारा उनका काम रहने वाला है, इसका आप में आपका केवल इतना सा काम है और ये सारी चीजें आपको फॉलो करनी है। तो सबसे पहले ये जो चेकलिस्ट लग गई, उसके बाद आपको क्या करना है, ये वाला जो फॉर्म है उसको लगा देना है, आपने जो फॉर्म आवेदन किया था। और उसके बाद फिर आ जाएगा आपका विस्तृत आवेदन पत्र। जैसे विस्तृत आवेदन पत्र की जो प्रिंट आई होगी, इसको साथ में आपको टोटली पूरे को अटैच कर देना है। और इसके पीछे आपको क्या लगा देना है, अटेस्टेशन फॉर्म लगा लेना है। इसके पीछे अटेस्टेशन फॉर्म लग गया, उसके बाद फिर जो जो डॉक्यूमेंट्स आप पे लागू होते हैं वो सारे आप लिखोगे। फिर आपको आधार कार्ड कॉपी आ जाएगी, फिर 10th की आ जाएगी मार्कशीट, फिर 12th, जिस प्रकार से ये जो चेकलिस्ट है उसी क्रम से आप सारे डॉक्यूमेंट्स लगाते हुए आगे बढ़ेंगे। बाकी मैंने घोषणा पत्र वगैरह सारी चीजें आपको बता दी। मैं आशा करता हूँ आपको इस वीडियो में सारे जितने भी जो कंफ्यूजन थे वो सारे क्लियर हो चुके होंगे। और भी कुछ कंफ्यूजन अगर आपका बच जाता है तो आप कमेंट्स कर दीजिएगा, मैं श्योर रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। बाकी घोषणा पत्र है, शपथ पत्र है, ये सारे जो पीडीएफ है अपना एजुकेशन जॉब प्लान टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है। तो वहां जाकर आप टेलीग्राम पर जाइए, सर्च कीजिए, या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिएगा और कमेंट्स भी कर दीजिएगा प्यारा सा। और कुछ क्वेरीज है तो भी कमेंट कर दीजिएगा। बाकी साथियों मिलेंगे और किसी नई हेल्पफुल अपडेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।